आज फिजिकल केमिस्ट्री का पार्ट नंबर 2 स्टार्ट करेंगे, जिसके अंदर मैं आज 2 टॉपिक लूंगा, एक एसिड बेस, एक आयनिक साम्य और तीसरा सॉल्यूशंस। 40 एक मिनट की क्लास है, जिसके अंदर मोटा मोटा मैं आपको ब्रीफली बता दूंगा 11th-12th की बुक्स के अंदर क्या क्या मेन बातें हैं। पुनः एक ही बात कहूंगा, अपनी तैयारी को शार्प रखें, नेगेटिव से बचें, नया पढ़ने की कुछ कोशिश ना करें, जो आपने पढ़ लिया है उसे ही बार बार रिवाइज करें। मेरी जो क्लासेस हैं उनको 20 मिनट शाम को खाना खाते समय और 20 मिनट सुबह खाना खाते समय, दोनों टाइम आप इन क्लासेस को देखें। और नेक्स्ट फिर हम 25 के बाद जब आपका ये सेकंड ग्रेड का पोर्शन फ्री हो जाएगा, उसके बाद देन फिर अपन रीड की टेस्ट सीरीज स्टार्ट करेंगे। रीड की इसी तरीके की क्वेश्चंस की श्रृंखला स्टार्ट करेंगे, साइंस और मैथ की। और साथ ही साथ 1 तारीख से जो अपनी ये केवीएस वाली आई है, उसके अंदर केमिस्ट्री वाला जो पोर्शन है उसका एक ऑनलाइन लाइव क्लासेस स्टार्ट करूंगा केमिस्ट्री का। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। वही मोटी मोटी बातें हम बात करेंगे। अब इतना समय भी नहीं है कि मैं आपको मेन ज्यादा डीप में ले जाऊं, बस मेन एग्जामिनर क्या पूछता है क्या नहीं। एक बात और आपसे, उन्हें वही बात कि अगर आपको क्लासेस मेरी पसंद आती हैं तो आप ज्यादा से ज्यादा इनको लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे हमारा भी कॉन्फिडेंस बढ़े। तो स्टार्ट करते हैं टॉपिक अम्ल क्षार अवधारणा। अब आप सबको पता है, लगातार जैसे इस साल भी हाल में ये क्वेश्चन आया था, SO3 क्या है, SO3 निम्न में से किसका उदाहरण है। तो 11th क्लास की बुक में देखेंगे तो अम्ल क्षार अवधारणा में आप सबको पता है मेनली 2 अवधारणाएं दे रखी है। एक दे रखी है ब्रोंस्टेड-लॉरी अवधारणा और एक लुईस अम्ल क्षार अवधारणा। कि साहब लुईस क्या कहता है, अम्ल क्या है, लुईस क्या कहता है, क्षार क्या है। अम्ल, लुईस के अनुसार अम्ल वो है जो लॉन पेयर ग्रहण करता है, जो कहता है लॉन पेयर आजा, और क्षार वो है जो लॉन पेयर क्या करता है, डोनेट करता है। अब मैं आपको कुछ एग्जांपल्स बता रहा हूं जो लुईस अम्ल की कैटेगरी में आते हैं राजस्थान बोर्ड की बुक के हिसाब से। लुईस अम्ल, आप सबको पता है लुईस अम्ल और क्षार को परिभाषित करने का काम लुईस ने किया है। लुईस क्या कहता है, अम्ल क्या चीज है, अम्ल वो चीज है जिनके पास खाली कक्षक उपलब्ध होते हैं, और जिनके पास खाली कक्षक उपलब्ध होंगे वो सबकी सब क्या होंगे, लॉन पेयर ग्राही होंगे, और जो लॉन पेयर ग्राही होंगे वो लुईस अम्ल होंगे। और जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा, इसका मतलब ये हुआ कि जो लुईस अम्ल होते हैं वो क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन स्नेही होते हैं। ठीक है। अब लुईस अम्ल के अंदर पहला एग्जाम्पल कौन से आते हैं, पहले एग्जाम्पल आते हैं इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक, जिनका अष्टक, जिनके केंद्रीय परमाणु का अष्टक अपूर्ण हो, जिनके केंद्रीय परमाणु के पास 8 से कम इलेक्ट्रॉन हो, और वो अपना अष्टक पूरा करने के लिए इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करे, वो इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक लुईस अम्ल कैटेगरी में आते हैं। राजस्थान बोर्ड की बुक में एक एग्जाम्पल है BF3, दूसरा एग्जाम्पल है BCl3 और तीसरा एग्जाम्पल है AlCl3। आप सबको पता है बोरोन 3 बॉन्ड बनाता है, और 3 बॉन्ड बनाने के पास इसकी बैलेंस सेल में 6 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, अष्टक अपूर्ण रहता है। BF3 में याद करेंगे एक क्वेश्चन और यही, BF3, BBr3, BCl3, Bi3 बताया था। BF3 के अंदर बैक बॉन्डिंग पाई जाती है, उसके कारण BF3 अच्छा लुईस अम्ल नहीं होता, सबसे अच्छा लुईस अम्ल Bi3 है। और यहां याद रखना है कि BF3, BCl3, BBr3, Bi3 ये सबकी सब क्या है, लुईस अम्ल है, और AlCl3 भी किस कैटेगरी में आता है, लुईस अम्ल। दूसरा, जो आपको धनावेशित आयन दे रखे हो, जैसे आपको दे रखा हो कोबाल्ट +3 कर रखा हो, Mg+2 दे रखा हो, आपको धनावेशित धातु आयंस दे रखे हो, तो आपके खुद के ही दिमाग में रहेगा कि पॉजिटिव वाला क्या करेगा, पॉजिटिव वाला तो इलेक्ट्रॉन चाहेगा, वो तो इलेक्ट्रॉन चाहेगा, प्लस वाला चाहेगा आजा आजा, नेगेटिव वाले आजा। तो जितने भी पॉजिटिव आयंस होते हैं वो जनरली हमारे कोर्स के हिसाब से क्या होते हैं, लुईस अम्ल होते हैं। तीसरी लुईस अम्ल की कैटेगरी में वो आते हैं जिनमें बहुल बंध हो असमान परमाणुओं के बीच में, जैसे बहुल बंध हो, जैसे SO3 की अगर हम बात करें, पिछली साल आपसे यही क्वेश्चन RPSC ने पूछा था, SO3 क्या है, SO3 क्या है। तो SO3 लुईस अम्ल की कैटेगरी में आता है, जिनमें बहुल बंध हो और बहुल बंध असमान परमाणुओं के बीच में हो, वो लुईस अम्ल की कैटेगरी में आते हैं।
क्योंकि सल्फर से ज्यादा विद्युत ऋणता ऑक्सीजन की है। पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएगा, सल्फर पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आते ही ये कहेगा इलेक्ट्रॉन आजा आजा, इसीलिए SO3 किसका काम करेगा, लुईस अम्ल का काम करेगा। इसी तरीके से SO2 भी किसका काम करेगा, लुईस अम्ल का काम करेगा। इसी तरीके से CO2 भी किसका काम करेगा, लुईस अम्ल का काम करेगा। उम्मीद करता हूं राजस्थान बोर्ड की बुक के हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा कि इनमें से कौन कौन लुईस अम्ल है। जैसे उसने एक 7.15 में 2 एग्जाम्पल दे रखे हैं, कैटेगरी वाइज पूछ रहा है लुईस अम्ल कौन सा है, लुईस क्षार कौन सा है, BF3, BCl3, AlCl3, H+, ये सारे के सारे किस कैटेगरी में आएंगे, लुईस अम्ल। और आपसे पूछा जा चुका SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड क्या है, इलेक्ट्रॉन इसमें ही है, लुईस अम्ल है। दूसरी कैटेगरी आपको पता है राजस्थान बोर्ड की बुकों में लुईस क्षार। देखिए SO3 पिछली बार सेकंड ग्रेड 2018 में आया था। SO3 क्या है, लुईस अम्ल है, इलेक्ट्रॉन इसमें ही है। अगर हम लुईस क्षार की बात करें, छा 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 जा जा जा, लुईस क्षार क्या है, लुईस क्षार वो होते हैं जिनके पास लॉन पेयर अवेलेबल, जिनके केंद्रीय परमाणु का अष्टक पूर्ण हो, साथ में लॉन पेयर अवेलेबल हो, और लुईस क्षार जो होते हैं वो लॉन पेयर दाता हो। अब लुईस क्षार के एग्जाम्पल कौन कौन से राजस्थान बोर्ड की बुक में दे रखे हैं। एक तो अमोनिया, आपको पता है अमोनिया में लॉन पेयर है। कोई भी अपने ऊपर लॉन पेयर रखना नहीं चाहता। क्यों नहीं रखना चाहता, क्योंकि कोई भी अपने ऊपर चार्ज रखना नहीं चाहता। लॉन पेयर का मतलब इलेक्ट्रॉन ही तो है, चार्ज ही तो है, चार्ज कोई रखना नहीं चाहता। तो जिसके पास लॉन पेयर होता है उसमें लॉन पेयर देने की प्रवृत्ति है, तो अमोनिया आपका लुईस क्षार है। 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री मींस लुईस क्षार है। और जो आपका वाटर है वो भी किस कैटेगरी में आएगा, लुईस क्षार की कैटेगरी में आएगा। इसके अलावा जो ऋणावेशित आयंस होते हैं, ऋणावेशित आयंस जैसे एग्जामिनर दे फ्लोराइड, हाइड्रोक्साइड, याद रखें कभी भी कोई भी अपने ऊपर नेगेटिव चार्ज रखना नहीं चाहता। नेगेटिव चार्ज का मतलब लॉन पेयर, जिसके पास लॉन पेयर है, नेगेटिव चार्ज है, वो चार्ज रखना नहीं चाहता, वो अपने लॉन पेयर डोनेट करेगा। लॉन पेयर डोनेट करेगा तो ये किस कैटेगरी में आएगा, लुईस क्षार कैटेगरी में आएगा। और एक चीज और ध्यान रखें कि जो लुईस अम्ल है और लुईस क्षार होते हैं, इनके बीच में हमेशा उपसहसूचक बंध बनता है। मान लीजिए एक कैटेगरी ऐसी आ जाए, वो आपसे कहे अमोनिया है और BF3 है। आपको दिख रहा है अमोनिया तो क्या है, अमोनिया हमें दिखाई दे रहा है, अमोनिया लुईस क्षार है। और BF3 आपको पता है अष्टक अपूर्ण होता है, लुईस अम्ल होता है। BF3 लुईस अम्ल है। इस लुईस अम्ल और लुईस क्षार के बीच में, लुईस अम्ल और लुईस क्षार के बीच में आपको पता है कौन सा बॉन्ड बनता है, उपसहसूचक बंध बनता है। उपसहसूचक बंध तभी बनता है जब एक के पास खाली कक्षक और दूसरे के पास पूर्ण भरा कक्षक हो, तो उनके बीच में उपसहसूचक बंध बनता है। तो अमोनिया और BF3 के बीच में उपसहसूचक बंध बनेगा। उम्मीद करता हूं पहला क्वेश्चन आपके समझ में आ गया होगा, लुईस अम्ल क्या है, लुईस क्षार क्या है। दूसरा क्वेश्चन बनने की जो चांसेस होते हैं वो आपसे पूछता है इसके, आपको ब्रोंस्टेंट अम्ल दे देगा और आपसे कहेगा इसके संयुग्मी क्षार बनाए, और आपको ब्रोंस्टेंट क्षार दे देगा और आपसे कहेगा संयुग्मी अम्ल बनाए। आप सबको पता है जो अम्ल है, ब्रोंस्टेंट क्या कहता है, अम्ल वो है जो प्रोटॉन देते हैं, और अम्ल जब अपना प्रोटॉन देता है तो उसके बाद जो चीज बचती है उसे संयुग्मी क्षार कहते हैं। ऐसा क्वेश्चन हमारा RPSC सेकंड ग्रेड 2011 में पूछा गया था कि इसका संयुग्मी क्षार क्या होगा। जैसे वो आपसे कह देगा HF, वो कहेगा HF का संयुग्मी क्षार क्या होगा, तो इसका मतलब HF अम्ल है। इसमें से एक H+ आप निकाल दोगे तो रिमेनिंग जो चीज बचेगी F-, वो इसका संयुग्मी क्षार है। आपसे पूछेगा H2SO4, H2SO4 का संयुग्मी क्षार क्या है, संयुग्मी क्षार क्या है, तो इसका मतलब H2SO4 अम्ल है। अम्ल वो होते हैं जो प्रोटॉन देते हैं, और प्रोटॉन देने के बाद जो स्पीसीज बचती है उसे हम क्या कहते हैं, संयुग्मी क्षार कहते हैं। हमसे पूछा जाए बाइकार्बोनेट का संयुग्मी क्षार क्या होगा, तो बाइकार्बोनेट क्या करेगा, अपना एक H+ देगा, और एक H+ देने के बाद ये किसके अंदर कन्वर्ट होगा, कार्बोनेट आयन में कन्वर्ट होगा। तो इस तरीके से ब्रोंस्टेंट क्या कहता है, वो लुईस अवधारणा थी। ब्रोंस्टेंट ये कहता है अम्ल वो है जो प्रोटॉन देते हैं, और अम्ल में से जब आप एक H+ निकाल दोगे तो जो रिमेनिंग चीज बचेगी उसे हम क्या कहेंगे, संयुग्मी क्षार कहेंगे।
और जो क्षार है, क्षार क्या करता है, प्रोटॉन ग्रहण करता है और प्रोटॉन ग्रहण करने के बाद संयुग्मी अम्ल बनाता है। जैसे मान लो NH2 माइनस, H प्लस ग्रहण करेगा तो NH2 माइनस का संयुग्मी अम्ल क्या होगा, अमोनिया। अमोनिया का संयुग्मी अम्ल क्या होगा, यानी अमोनिया में प्रोटॉन जोड़ो, बनेगा NH4 प्लस, वो इसका संयुग्मी अम्ल। पूछेगा जो आपका फॉर्मेट आयन है इसका संयुग्मी अम्ल क्या होगा, तो आप कहोगे फॉर्मिक एसिड। उम्मीद करता हूं आपकी जो दूसरी थ्योरी है ब्रोंस्टेंट के अनुसार अम्ल और क्षार क्या है, दूसरी थ्योरी ब्रोंस्टेंट के अनुसार है। ब्रोंस्टेंट ये कहता है कि अम्ल वो है जो प्रोटॉन देता है और अम्ल जब अपना प्रोटॉन दे देता है तो उसके बाद संयुग्मी क्षार बनता है। और क्षार क्या होते हैं, जो प्रोटॉन लेते हैं और प्रोटॉन लेने के बाद क्या बनता है, संयुग्मी अम्ल बनता है। सबने सुना होगा प्रबल अम्ल का संयुग्मी क्षार दुर्बल होता है और दुर्बल का संयुग्मी प्रबल होता है। उम्मीद करता हूं आपकी ये वाली चीज समझ में आ गई। तीसरी चीज हमसे पूछी जाती है, सबको पता है जल का आयनिक गुणनफल, जैसे H2O है। सबको पता है पानी एक दुर्बल वैद्युत अपघट्य है, ये आयनित होता है H प्लस और किसके अंदर, OH माइनस। अगर हमसे कहा जाए किसके जल का आयनन स्थिरांक निकालो के, तो आप कैसे निकालोगे, H प्लस की साम्य सांद्रता OH माइनस की साम्य सांद्रता बटे क्या कर दोगे, H2O की साम्य सांद्रता। अब K कांस्टेंट है और पानी की कंसंट्रेशन भी आप सबने पढ़ी होगी, 55.54 मोल प्रति लीटर कांस्टेंट होती है। इन दो कांस्टेंटों को जब हम गुना करते हैं तो आप सबको पता है KW आ जाता है। KW बराबर क्या होता है, H आयन की कंसंट्रेशन और साथ में क्या होता है, OH आयन की कंसंट्रेशन। ये चीज KW कहलाती है। और हम सबको पता है कि 25 डिग्री सेल्सियस पर जो KW का मान होता है वो कितना होता है, 10 की घात माइनस 14। 10 की घात माइनस 14 होता है KW का मान, क्योंकि ये माना जाता है कि 1 लीटर जल में H आयन की कंसंट्रेशन 10⁻⁷ ग्राम आयन प्रति लीटर और OH आयन की कंसंट्रेशन भी 10⁻⁷ ग्राम आयन प्रति लीटर। तो 25 डिग्री सेल्सियस पर जल के आयनिक गुणनफल का जो मान होता है वो 10⁻⁻14 होता है। और टेम्परेचर बढ़ाने के साथ साथ आपको पता है जल का आयनिक गुणनफल बढ़ता है। एक बार वापस रिपीट करूंगा जो पढ़ाया है, सुने मेरी बात। देखिए, मैं राजस्थान बोर्ड की बुक मैंने स्टार्ट की है, मोटी मोटी बातें। राजस्थान बोर्ड की बुकों में सबसे पहले अम्ल क्षार अवधारणा को बताने की कोशिश की है। अम्ल क्या है, क्षार क्या है। अम्ल के बारे में लुईस क्या कहता है, अम्ल वो कंपाउंड होते हैं या अम्ल वो चीज है जो लोन पेयर ग्रहण करता है, क्षार वो है जो लोन पेयर डोनेट करता है, और लुईस अम्ल और लुईस क्षार के बीच में हमेशा कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है। फिर अम्ल क्षार अवधारणा को समझाने का प्रयास ब्रोंस्टेंट ने किया है। ब्रोंस्टेंट ये कहता है कि अम्ल वो है जो प्रोटॉन देता है और क्षार वो है जो प्रोटॉन लेता है। अम्ल जब अपना प्रोटॉन दे देता है तो संयुग्मी क्षार बनता है और क्षार जब अपना प्रोटॉन लेता है तो संयुग्मी अम्ल बनता है। यहां मैंने थोड़ा सा जल के आयनिक गुणनफल के बारे में बात की है। सबने पढ़ा होगा KW। KW क्या है, H आयन और OH आयन की कंसंट्रेशन का गुणनफल KW है। और सबने पढ़ा होगा कि KW का जो मान होता है 25 डिग्री सेल्सियस पर 10 की घात माइनस 14 है। टेम्परेचर बढ़ाने के साथ साथ जल का आयनिक गुणनफल बढ़ता है और 90 डिग्री सेल्सियस पर इसका मान 10 की घात माइनस 12 हो जाता है। अब पूरी जो संभावना है वो pH पर है। pH, अब आप सबको पता है pH क्या होता है, pH है H आयन की कंसंट्रेशन का नेगेटिव लॉग क्या कहलाता है, pH कहलाता है। H आयन की कंसंट्रेशन का नेगेटिव लॉग। H आयन की कंसंट्रेशन कैसे निकालते हैं, तो H आयन की कंसंट्रेशन निकालने का फॉर्मूला एक तो होता है C अल्फा और एक H आयन की कंसंट्रेशन निकालने का फॉर्मूला होता है √K × C। जनरली हमसे अब तक यही पूछा गया।
जैसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछ लेता है, जैसे मैं बात करूं तो सिंपल सा क्वेश्चन, वो आपसे कह देगा 10 की पावर -1 मोलर HCl विलियन की पीएच ज्ञात कीजिए। तो आप सबको पता है पीएच निकालनी है। पीएच निकालने के लिए मुझे H आयन की कंसंट्रेशन चाहिए। H आयन की कंसंट्रेशन निकालने का फॉर्मूला C अल्फा। यहां C क्या है, जो भी अम्ल है उसकी सांद्रता, और यहां HCl अम्ल की सांद्रता 10 की घात -1। आप सबको पता है अल्फा प्रबल अम्ल है, और जो प्रबल अम्ल होता है उनके लिए यह माना जाता है कि ये 100% वियोजित होते हैं, यानी इनका जो आयनन है वो 100% होता है। यहाँ अल्फा का मतलब आयनन की मात्रा है, और जिनका आयनन 100% होता है उनके लिए अल्फा की वैल्यू 1 होती है। तो आप करोगे -log 10 की घात -1, और log 10 मतलब log 10 की मतलब, अब आप सबको पता है कि जो क्या कहते हैं पीएच बराबर -log ऑफ H प्लस आयन, और हम सब ने पढ़ा है कि अब हम सब ने पढ़ा है कि log अब सबने पढ़ा है कि 10 की पावर -1, 10 की पावर -1 का अगर आप नेगेटिव लॉग लोगे, 10 की पावर -1 का नेगेटिव लॉग लोगे तो वो किसके बराबर आएगा, 1 के बराबर। दूसरा क्वेश्चन अगर इसी तरह से बात करें तो पिछली बार पूछा गया था 0.5 मोलर H2SO4 विलियन, पूछा गया 0.5 मोलर H2SO4 विलियन की पीएच पूछी गई कि 0.5 मोलर H2SO4 विलियन है, और आपसे कहा गया कि आपको इसकी पीएच निकालनी। तो पीएच निकालने का फॉर्मूला -log ऑफ H प्लस आयन की कंसंट्रेशन, और H प्लस आयन की कंसंट्रेशन C अल्फा। लेकिन H2SO4 आपको एक H प्लस नहीं देगा, मतलब एक H आयन नहीं देगा, ये 2 H आयन देगा। तो एक H आयन, भाई H2SO4 जब आयनित होगा तो एक H आयन थोड़ी देगा, ये 2 H आयन देगा। तो एक H आयन की कंसंट्रेशन C अल्फा और दूसरे H आयन की कंसंट्रेशन भी C अल्फा, इसीलिए यहां पर जो H आयन की कंसंट्रेशन निकलेगी वो C अल्फा नहीं बल्कि 2C अल्फा निकलेगी। तो आप क्या करोगे, 2 कंसंट्रेशन हमारे पास 0.5 है, और H2SO4 के लिए अल्फा का मान 1। समझ में आ गया होगा। अब आप इसको सॉल्व कर लोगे, 2 गुना 5/10 इंटू 1, तो ये वैल्यू 1 रह गई, और log 1 का मान आप सबको पता है, जो -log 1 है, log 1 की वैल्यू क्या होती है, 0। तो जो भी आंसर है वो आ जाए। एक क्वेश्चन बार बार आरपीएससी आपको पता है ये पूछती है, राजस्थान बोर्ड की बुक में भी है, 10 की पावर -8 मोलर HCl विलियन की पीएच निकाल। कितनी ही बार मैंने इस क्वेश्चन को बता दिया, इसको अच्छे से याद कर। भगवान ने चाहा तो वापस, आरपीएससी की पसंद है, भगवान ने चाहा तो वापस ये क्वेश्चन आएगा, 10 की पावर -8 मोलर HCl विलियन की पीएच ज्ञात करो। यहां नॉर्मलिटी भी दे सकता था, 10 की पावर -8 नॉर्मल HCl विलियन की पीएच ज्ञात करो, उससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि यहां पर नॉर्मलिटी और मोलरिटी दोनों बराबर है, क्योंकि HCl का बैलेंसिंग फैक्टर 1 होता है। तो 10 की पावर -8 मोलर HCl विलियन की हमें क्या ज्ञात करनी है, पीएच ज्ञात करनी है। तो यहां आप लगाओगे पीएच -log ऑफ H प्लस आयन, और H प्लस आयन की कंसंट्रेशन Cl। C अम्ल की सांद्रता 10 की पावर -8, HCl के लिए अल्फा 1 होता है। आप -log 10 की घात -8 करोगे, और 10 की पावर -8 का जब नेगेटिव लॉग लोगे तो आपको पता है इसका मान 8 होगा। ये आंसर सही है, क्योंकि आप सबको पता है HCl एसिड है, और एसिड की जो पीएच होती है वो हमेशा 7 से कम होती है। इस स्थिति में जो फाइनल आंसर होगा पीएच, उसका आंसर कहीं ना कहीं आपको एक ऑप्शन मिलेगा 6 व 7 के मध्य, या एक्यूरेट इसके आंसर की बात करें तो इसका एक्यूरेट जो आंसर है वो 6.98 होगा। इतना समय नहीं है, ये क्वेश्चन स्टैंडर्ड है, दिमाग में रख के चले। 10 की पावर -8 मोलर HCl, थोड़ा बहुत जिन्होंने पढ़ा है इसका हल्का सा ब्रीफ में बता देता हूँ कि ये बहुत ज्यादा डाइल्यूट सॉल्यूशन है,
तो हमें एच आयन दो चीजों से प्राप्त होंगे, HCl से मिलेंगे और पानी से भी एच आयन मिलेंगे। तो ऐसी स्थिति में हम जो टोटल एच आयन है वो 10⁻⁸ प्लस 10⁻⁷ हो जाएंगे। और उसके बाद जब आप सॉल्व करोगे तो इसका आंसर कहीं ना कहीं 6.98 राजस्थान बोर्ड की बुक के हिसाब से, और एक्यूरेट 6.98 नहीं मिलेगा, बल्कि कहीं ना कहीं आंसर मिलेगा 6 व 7 के मध्य। नेक्स्ट बात करें तो आजकल आरपीएससी एक क्वेश्चन और दे रही है जो हाल में इस साल फर्स्ट ग्रेड में भी आया, पिछली साल फर्स्ट ग्रेड में भी आया था। वो क्या करती है, एसिड और बेस दोनों को मिला देती है और फिर कहती है कि परिणामी विलयन की पीएच क्या होगी। तो उस स्थिति में जो फॉर्मूला लगाना है आपको, N1V1 माइनस N2V2 बराबर NV। जनरली आजकल जो राजस्थान मतलब आरपीएससी जो ले रही है वो HCl और NaOH ले रही है जनरल। तो वहां हो सकता है क्वेश्चन में इनकी मोलरिटी दे रखी हो, इसकी भी मोलरिटी दे रखी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि HCl एक क्षार की अम्ल है और NaOH एक अम्लीय क्षार है। यहां इनकी नॉर्मलता और मोलरता दोनों एक जैसी होगी। तो HCl और NaOH के केस को ही वो ज्यादातर पूछ रहा है, तो उस समय आप इस फॉर्मूले को लगा लेना, M1V1 माइनस M2V2 बराबर MV। इस फॉर्मूले क्या करना, जैसे मान लीजिए आप HCl की मोलरिटी और वॉल्यूम दे रखा होगा और NaOH की मोलरिटी और वॉल्यूम दे रखा होगा, तो पहले ही देखना कौन सी चीज ज्यादा है। अगर मान लो NaOH का M2V2, NaOH की MV ज्यादा है HCl के MV से, तो इसका मतलब वो सॉल्यूशन बेसिक है। और अगर HCl का M और V का गुणनफल NaOH के M और V से ज्यादा है, तो इसका मतलब वो सॉल्यूशन एसिडिक है। तो जो भी चीज ज्यादा हो, मान लो HCl का MV ज्यादा है तो इसको M1V1 मान लेना, NaOH का कम है तो इसको M2V2 मान लेना, परिणामी विलयन की मोलरिटी निकाल लेना, वॉल्यूम क्वेश्चन में दे रखा हो दोनों को जोड़ देना, उससे परिणामी विलयन की मोलरिटी आ जाएगी। यही आपके लिए एच आयन की कंसंट्रेशन होगी। फिर आप पीएच बराबर माइनस लॉग ऑफ एच प्लस आयन करके निकाल लो। ये जो मोलरिटी है यही परिणामी विलयन के एच आयन की कंसंट्रेशन होगी। लेकिन अगर मान लीजिए बेसिक सॉल्यूशन हो, तो बेसिक सॉल्यूशन ज्यादा होता, एसिड कम होता, तो फिर ये जो एम होता वो परिणामी OH आयन की कंसंट्रेशन होती। फिर आप पीओएच निकालते और पीएच निकालने के लिए फिर 14 में से उसको क्या कर देते, माइनस कर देते। उम्मीद करता हूं ये वाली चीज आपके समझ में आ गई। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट आपसे बार बार एग्जामिनर पूछ रहा है वो पूछ रहा है लवण जलम। क्या करता है, 3-4 चीजें दे देता, 3-4 लवण दे देगा और आपसे पूछता है कि इनका विलयन कैसा होगा या किस सॉल्यूशन की पीएच निम्नतम होगी। जैसे वो आपसे कह देगा अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड का जो अमोनियम क्लोराइड जो लवण है इसका जलीय विलयन कैसा होगा। तो सीधा सा तरीका है, जैसे अमोनियम क्लोराइड दे दिया तो अमोनियम और क्लोराइड आप इसको पानी में डाल लेना, H+ और OH-, विपरीत आयनों में प्यार है, H+Cl से जुड़ेगा HCl और बनेगा NH4। फिर आपको पता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड वीक बेस है, तो इससे तो आपको OH आयन कम मिलेंगे, लेकिन HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये बहुत H आयन देगा और बहुत H आयन देगा, तो इस स्थिति में पीएच का मान 7 से क्या होगा, कम। आया समझ में। सपोज करो ये वाला क्वेश्चन आपसे आरपीएससी पूछ चुकी, सोडियम एसीटेट का जलीय विलयन कैसा होता है। तो आपको पता है सोडियम धातु है प्लस एसीटेट H+ और OH-। ये H+ इसके साथ जुड़ा एसिटिक एसिड और Na+OH के साथ जुड़ा NaOH। अब आपको पता है एसिडिक एसिड तो वीक एसिड है, NaOH आपको पता है स्ट्रॉन्ग बेस है, परिणामी विलयन क्षारीय हो जाएगा, तो पीएच का मान 7 से ज्यादा होगा। जैसे मान लो वो कह दे फेरिक क्लोराइड का विलयन कैसा होगा, वही एग्जांपल बोल रहा हूं जो आरपीएससी पूछ चुकी है, कुछ नया नहीं पूछ रहा, बोल रहा दादा फेरिक क्लोराइड, फेरिक क्लोराइड का जलीय विलयन कैसा होगा। तो फेरिक क्लोराइड का जब जल अपघटन करोगे तो 3 जल के अणु पकड़ोगे, बनेगा फेरिक हाइड्रोक्साइड और साथ में बनेगा 3HCl। HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है, पीएच 7 से कम हो जाएगी, और डी ब्लॉक के जो हाइड्रोक्साइड होते हैं वो वीक बेस होते हैं।
अमोनियम एसीटेट है, इसको पानी में डालो, एक तो बनेगा एसिटिक एसिड, और एक बनेगा NH4OH। ये वीक बेस है, ये वीक एसिड है, जितने एचाइन ये देगा उतने ही वो एचाइन ये देगा, तो pH 7 ही बनी रहेगी। आ गया वो सब। सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन NaOH और HCl बनेगा, जितने वो एचाइन देगा उतने ही वो एचाइन देगा, परिणामी विलयन की pH 7 बनी रहेगी। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया। एक लास्ट पॉइंट आयनिक साम्य और एसिड बेस पर जो बनने के चांसेस हैं वो हैं विलेयता गुणनफल के। इसके विलेयता और विलेयता गुणनफल, S और KSP के बीच में कहीं ना कहीं संबंध, S विलेयता और विलेयता गुणनफल के बीच में संबंध। जैसे आपसे पूछेगा जनरली S और KSP के बीच में जो रिलेशन निकालना हो तो एक फॉर्मूला है KSP बराबर x की पावर x डॉट y की पावर y डॉट s x प्लस y। इसके फॉर्मूले की मदद से आप विलेयता और विलेयता गुणनफल में संबंध निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपको कोई लवण दे दे AgCl, जनरली AgCl देता है, या वो बेरियम सल्फेट देता है। AgCl में धनायन एक संयोजी है, ऋणायन एक संयोजी है, और बेरियम सल्फेट में धनायन द्विसंयोजी और ऋणायन भी द्विसंयोजी है। इनके अंदर जैसे अगर धनायन पर जो चार्ज है वही ऋणायन पर है, तो उस स्थिति में इस फॉर्मूले को लगाते समय इनको 1:1 के रेशियो में मान लेते हैं, यानी इसको +1 और इसको -1। अब यहां x क्या है, चार्ज, तो KSP बराबर +1 मतलब 1 की पावर 1 डॉट, यहां माइनस नहीं लेना, 1 की पावर 1, ये प्लस माइनस नहीं लगाना, 1 की पावर 1 1 की पावर 1 डॉट 1 और 1। तो जब धनायन और ऋणायन एक एक संयोजी हो या धनायन और ऋणायन द्विद्वी संयोजी हो तो विलेयता और विलेयता गुणनफल में जो संबंध आता है वो आता है KSP बराबर S²। यानी आपसे कहेगा, पूछ लेगा कि विलेयता गुणनफल निकालिए, और बाकायदा कहेगा कि AgCl के अंदर जो आयंस है इनकी AgCl की विलेयता ये है, तो विलेयता गुणनफल निकालें। याद रखें विलेयता हमेशा ग्राम मोल प्रति लीटर में होती है। जैसे सपोज करो वो आपसे कहता है सिल्वर क्रोमेट Ag2CrO, तो अब आप इसको तोड़ोगे तो आपको पता है 2Ag+, और ये इस पे आएगा, ये इस पे, और क्रोमेट CrO4-। इस केस में पूछा जाए विलेयता और विलेयता गुणनफल में क्या संबंध है, तो हमारा तो एक ही फॉर्मूला है KSP बराबर x की पावर x डॉट y की पावर y डॉट SX प्लस y। +1 मतलब 1 की पावर 1 डॉट 2 की पावर 2 डॉट 2 और 1। तो इसके अंदर विलेयता और विलेयता गुणनफल जो आएगा KSP वो बराबर होगा 4sp। जैसे अभी 11th स्टैंड में आया था कैल्शियम फास्फेट का, ये आया था 11th स्टैंड में, ये आया था पिछली से पिछली बार कि कैल्शियम फास्फेट के लिए विलेयता और विलेयता गुणनफल। तो आपको दिख रहा है इस कैल्शियम पर तो चार्ज रहेगा +2 और फॉस्फेट पे रहेगा -3। अब फॉर्मूले में पुट कर लो, KSP निकालना, इसकी पावर ये, इसकी पावर ये, S दोनों को जोड़ दिया 5, 2 दूनी 4, 3 तिया 9, 9 तिया 27, 108 S। देखिए अब हमारे पास इतना ही समय है, क्योंकि अब आपके पास भी इतना ही समय और मेरे पास तो खूब है, लेकिन आपके लिए इतना, एक बार आप इसको फटाफट देख लेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि ये चीजें मुझे पढ़ के जानी है। अब इस सॉल्यूशन की मैं थोड़ा सा बात कर रहा हूँ, विलियन में क्या क्या चीजें पढ़नी है आपको। सॉल्यूशन में सबसे पहले जब आप पढ़े तो एक तो आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन आपको पढ़ लेना दिमाग। सॉल्यूशन में
4-5 चीजें मैं बता रहा हूं जो आप पढ़ेंगे। एक तो पढ़ेंगे आदर्श विलियन, और एक पढ़ेंगे अनादर्श विलियन। एक क्वेश्चन तो आरपीएससी ये पूछती ही है, इनमें आइडियल सॉल्यूशन कौन सा है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन कौन सा है। तो आपको पता है आइडियल सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन है जो सभी ताप और सांद्रता पे राउल्ट का नियम का पालन करते हैं। इनके लिए डेल एच मिक्सिंग भी 0 होता है, डेल वी मिक्सिंग भी 0 होता है। लेकिन आइडियल सॉल्यूशन हो या नॉन आइडियल सॉल्यूशन, अगर आप दो चीजों को मिलाते हो तो एंट्रोपी तो बढ़ती ही है। तो इसके लिए डेल एस पॉजिटिव होता है और इसके लिए भी डेल एस पॉजिटिव होता है। आइडियल सॉल्यूशन के एग्जांपल क्या है, आपको एक ही परिवार के दोनों मेंबर दिखेंगे, विलेय और विलायक, जैसे बेंजीन प्लस टोलुइन, दोनों हाइड्रोकार्बन, हेक्सेन प्लस हेप्टेन, दोनों एल्केन है, क्लोरोइथेन प्लस ब्रोमोइथेन, दोनों एल्केनलाइड। मतलब आइडियल सॉल्यूशन की एक ही बात होगी कि जो दोनों मेंबर होंगे सॉल्यूट और सॉल्वेंट, वो दोनों आपको एक ही परिवार के दिखाई देंगे, वो आइडियल सॉल्यूशन। नॉन आइडियल सॉल्यूशन में आपको पता है दो कैटेगरी में बांट रखा है, एक पॉजिटिव डेविएशन, एक नेगेटिव डेविएशन। धनात्मक विचलन में सब धन धन धन, राउल्ट के नियम का पालन नहीं होगा। जो मुझे प्रेक्षित वाष्प दाब मिलेगी वो सैद्धांतिक वाष्प दाब से ज्यादा मिलेगी। डेल एच पॉजिटिव, डेल वी भी पॉजिटिव, डेल एस भी पॉजिटिव। एक नेगेटिव डेविएशन में सारी चीज नेगेटिव नेगेटिव। अनादर्श विलियन में एक एग्जांपल ये जरूर याद रखना है, CSR, क्लोरोफॉर्म प्लस एसीटोन, क्लोरोफॉर्म प्लस एसीटोन, ऋणात्मक विचलन। ये एग्जाम्पल CS आपका एग्जाम्पल याद करना है, ये क्लोरोफॉर्म है, ये एसीटोन है, ये ऋणात्मक विचलन दर्शाने वाला अनादर्श विलियन है। CS आप नेगेटिव हो गए आजकल, आगे समझ में। दूसरी चीज आपको क्या याद रखनी है सॉल्यूशन के अंदर, ये मैं वो चीजें बता रहा हूं जो एग्जाम में आपको जल्दी 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 कॉपी को दिखना। दूसरी चीज आपको पता है कंसंट्रेशन को दो कैटेगरी में बांट रखा। एक तो होती है आयतन संबंधी, मतलब भार संबंधी, जिनमें वेट आता है, भार संबंधी। भार संबंधी में एक तो आपको पता है आता है परसेंटेज वेट बाई वेट, एक आपको पता है आता है परसेंटेज मतलब पीपीएम, सॉरी पीपीएम में, पीपीएम छोड़ो, परसेंटेज वेट बाई वेट। एक आती है मूललता और एक आता है मूल प्रभाज। आपको पता है जो परसेंटेज वेट बाई वेट मतलब भार संबंधी जो सांद्रताएं होती हैं, ये सांद्रताएं ताप से प्रभावित नहीं होती। परसेंटेज वेट बाई वेट भी नहीं होता, पीपीएम भी नहीं होता, मूललता भी नहीं होती और मूल प्रभाज भी नहीं होता। आयतन संबंधी कंसंट्रेशन आपको पता है परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, नॉर्मलता, मोलरता, ये सब आयतन संबंधी कंसंट्रेशन है जिनमें हर में आयतन आता है, अंश और हर में आयतन आता है, वो सब कंसंट्रेशन ताप से प्रभावित होती है। एक दूसरा क्वेश्चन में जो आपको मेन देखना है, एक तो मोललता अच्छे से पढ़ के जानिए, मोललता आपसे पूछ सकता है, वो मोललता निकाल। तो आप पता है मोललता कैसे निकालते हैं, अंश में तो रहते हैं विलेय के मूल, विलेय के मूल, और हर में रहता है विलायक का भार kg। और मान लीजिए ग्राम में दे रखा हो तो 1000 का भाग लगा। यूनिट भी होती है मोललता की, मोल किलोग्राम इनवर्स। एक आपको देख के जाना है मूल प्रभाज। मोल प्रभाज, मोल प्रभाज कैसे निकालते हैं, जैसे मान लो कोई विलेय है उसके मोल प्रभाज निकालने हैं, तो आपको पता है विलेय के मोल बटे विलेय प्लस विलायक के मोल। मोल प्रभाज कैसे निकालेंगे, उस अवयव के मोल बटे टोटल मोल। और आपको पता है विलियन में उपस्थित जितने भी अवयव होते हैं
उनके मोल प्रभाजों का योग, उनके मोल प्रभाजों का योग हमेशा कितना होता है? 1 होता है। आई बात समझ? और मोल प्रभाज यूनिटलेस है, किसी तरह की यूनिट नहीं होती इसकी, यूनिटलेस है। समझ में आ गया होगा? एक मोललता जरूर निकाल के जाए, न्यूमेरिकल पूछ सकता है, सॉल्यूशन बना देगा, पूछेगा इसकी मोललता निकालो, तो जो भी सॉल्यूट है उसके मोल और नीचे सॉल्वेंट का वेट जनरली ग्राम में दे रखा होता है, तो 1000 का भाग लगा देना। मोल प्रभाज पूछ सकता है आरपीएससी, जिसके भी मोल प्रभाज निकालने हो उस अवयव के मोल बटे टोटल मोल। जनरली मोल नहीं दे रखे होते, मोल निकालना आपको पता है, दिया गया भार ग्राम में बटे उसका अणुभार, ग्राम परमाणु भार या ग्राम अणुभार। एक आपको क्या ध्यान रखना है इसमें, हो गया? एक आपको याद रखना होता है अणु संख्या गुणधर्म कि सॉल्यूशन की कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी होती हैं जो विलेय के कणों पर निर्भर करती है, विलेय के कणों की संख्या पर निर्भर करती है। अणु संख्या गुणधर्म में 4 अणु संख्या गुणधर्म होते हैं: क्वथनांक में उन्नयन, हिमांक में अवनमन, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन और चौथा परासरण दाब। इसके अंदर एक, जब आप कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़े तो 2 फॉर्मूले जरूर याद करके जाए। बार बार परासरण दाब पर क्वेश्चन आता है, पाई बराबर आयटा CST। परासरण दाब आपसे पूछ लेगा इस सॉल्यूशन का परासरण दाब निकाल, तो आप सबको पता है परासरण दाब क्वेश्चन के अंदर एटमॉस्फेयर में दे रखा होता है। आयटा, आपको आयटा कैसे निकालोगे? तो आयटा आपको देखना पड़ेगा, क्वेश्चन में नहीं दे रखा कुछ भी, तब तो आयटा 1 मान लेते हैं। लेकिन मतलब जैसे वो कहे कि साहब ग्लूकोज है, यूरिया है, तो उनके लिए तो आयटा 1 होता है, वांटाप गुणांक। याद करें, अगर कोई विलेय ऐसा है जो पानी में डालने पर संगुणन हो रहा है, मतलब वियोजन हो रहा है, तो मैंने बताया था आयटा बराबर 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा। इस फॉर्मूले की मदद से यहां आयटा पुट करना। कंसंट्रेशन मोल प्रति लीटर में क्वेश्चन में दे रखी होती है, S 0.082 होता है और टेम्परेचर को यहां केल्विन में लगाना होता है। इस फॉर्मूले को अच्छे से याद करके जाए, इस पर न्यूमेरिकल आने के चांस होते हैं, परासरण दाब। और आप सबको एक क्वेश्चन थ्योरेटिकल भी पूछा जाता है कि जो सॉल्यूट है, जो विलेय है, सॉल्यूशन में जो विलेय है, उसके अणुभार को ज्ञात करने का श्रेष्ठ मेथड कौन सा है? तो आपको बता चुका, श्रेष्ठ मेथड परासरण दाब है। जैसे मैं एक एग्जांपल की बात करूं, जैसे ऐसे कहे वो पोटेशियम क्लोराइड है, उसका आयटा फाइंड आउट करो और दे रखा है कि उसके लिए अल्फा बराबर 50%, तो आयटा कैसे निकालोगे? 1 अल्फा 50% का मतलब 1/2, एन का मतलब होता है कि वियोजन के बाद कणों की संख्या, तो पोटेशियम क्लोराइड कितने कण देगा? 2, K प्लस और Cl माइनस, अल्फा है 1/2। अब फाइंड आउट कर लोगे, जो भी आएगा, 1 में से आधा चला गया तो आधा रह गया, और ये 1 है तो 1.5 रह गया। एक इस फॉर्मूले को अच्छे से रट के जाएंगे। जब भी आपसे कहेगा इस सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट निकालें, तो TS बराबर T0 प्लस डेल TB। इससे रिलेटेड जो एग्जांपल्स है राजस्थान बोर्ड की बुक में, वो आपको एक बार सरसरी तौर पर देखना भी है। जैसे मैं आपको बता भी देता हूं ये एग्जांपल्स। ये वाला एग्जांपल, एक पात्र है, उसमें 1 किलो पानी में आपने 18 ग्राम ग्लूकोज घोल दिया है, और वो आपसे पूछ रहा है अब बताएं सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, और Kb की वैल्यू बाकायदा क्वेश्चन में दे रखी है। तो आप सबको पता है विलियन का बॉइलिंग पॉइंट निकालने का फॉर्मूला T0 प्लस डेल TB। T0 यहाँ विलायक का बॉइलिंग पॉइंट है, और विलायक जनरली क्वेश्चन में यही आता है, पानी में ग्लूकोज घोला। और आप सबको पता है यहाँ ये जो T0 है ये विलायक का बॉइलिंग पॉइंट है, और पानी का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है, और डेल TB निकालने का फॉर्मूला आयटा Kb इंटू मोललता। आयटा ग्लूकोज वगैरह यूरिया वगैरह के लिए तो 1, Kb का मान बाकायदा क्वेश्चन में दे रखा होता है 0.052, मोललता आप पुट कर दोगे। जैसे मोललता अभी भी मैंने कहा क्या क्या है, 18 ग्राम ग्लूकोज 1 किलो पानी। चल मोललता कैसे निकालते हैं? अंश में आता है विलेय के मोल,
और हर में आता है विलायक का भार केजी। विलेय के मोल कैसे बनाओगे? दिया गया भार ग्लूकोज का 18 ग्राम, अणु भार 180, विलायक का भार 1 है। अब सॉल्व करो और यहाँ पुट जो भी आंसर है वो आ जाए। तो एक बार मोटा मोटा देखिए, इतना ही हमारे पास टाइम है, तो एक बार मोटा मोटा मैंने जो बताया उनको आप थोड़ा सा ध्यान देके पढ़ेंगे। और नेक्स्ट क्लासेस के अंदर कल मैं बात करूंगा केमिकल काइनेटिक और इलेक्ट्रो की, उसका थोड़ा सा आपको आइडिया दूंगा, क्योंकि आप भी थोड़ा मोटा मोटा इनको एक बार देख के जाए। ठीक है, आज के लिए इतना ही।